सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे द एटमॉस्फेयर क्लास 7 ICSE बोर्ड का द एटमॉस्फेयर चैप्टर। तो एटमॉस्फेयर बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें बस अंडरस्टैंडिंग का अंडरस्टैंडिंग एक फैक्टर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना एंड डू वॉच इट टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय मेनी गैसेस। सो जो सर्फेस है अर्थ का, आप देख रहे हो आपके आर पास, जहाँ पे आप जो भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके आर पास बहुत तरह की गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत तरह की गैसेस है। तो द अर्थ इज फिल्ड विद गैसेस एंड बियॉन्ड अर्थ इन द स्पेस ऑल्सो गैसेस है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। सो दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। There are 5 layers of the atmosphere. तो अर्थ में टोटल इन ऑल 5 layers है, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो टोटल 5 layers है एटमॉस्फियर में। सो मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, सो यू कैन सी योर। तो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, देन आती है स्ट्रेटोस्फियर एंड देन आती है, एक सेकेंड, तो फर्स्ट ईयर है ट्रोपोस्फियर, देन इज स्ट्रेटोस्फियर, देन इज मेसोस्फियर एंड देन इज थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। सबसे लास्ट लेयर एक्सोस्फियर है, जो एकदम इंटरप्लैनेटरी स्पेस को फिर ज्वाइन करता है। तो फर्स्ट ईयर इज ट्रोपोस्फियर। व्हेन यू लुक अप तो आपको सिर्फ क्लाउड्स दिखेंगे। सो द थिंग यू आर एबल टू सी व्हेन यू लुक अप इज द ट्रोपोस्फियर। द स्काई विच यू कैन सी इज द ट्रोपोस्फियर। सो द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स द क्लाउड्स and everything, but leaving troposphere you can't see anything else. You can't see stratosphere, you can't see mesosphere, you can't see thermosphere, you can't see exosphere when you are on earth. तो ये when you look up so you can only see the troposphere, क्योंकि उस पर clouds होते हैं, तो आप सिर्फ वही देख सकते हो, उसके बियॉन्ड आप देख नहीं सकते, ना आप स्ट्रेटोस्फीयर देख सकते हो ना मेसोस्फीयर देख सकते हो। सो द ट्रोपोस्फियर सबसे पहली लेयर है जिसको हम और वही एक सपोर्टिव लेयर है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। और इस चैप्टर में हम जो पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा कवर करेंगे वो है यही 5 लेयर। इस चैप्टर में मेनली सिर्फ यही 5 लेयर के बारे में डिस्कशन होगा। और ये 5 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये 5 लेयर कभी छूटने नहीं वाली है। आगे भी 9, 10, 11th में यही 5 लेयर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू अर्थ, द एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस 5 लेयर्स, दीज 5 लेयर्स। तो इन 5 लेयर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक इजी तरीका दूंगी इन 5 लेयर को लर्न करने के लिए। सो ये नाम लर्न कर लो, ट्रॉसमाइट। सो यू कैन सी हियर ट्रॉसमाइट, TRO ट्रोपोस्फियर, S स्ट्रेटोस्फियर, M इज़ फॉर मेसोस्फियर और I इज़ आइनोस्फियर। आइनोस्फियर मेसोस्फियर में आता है, तो इसीलिए हम आइनोस्फियर डिफरेंटली लिखते नहीं है, लेकिन वो मेसोस्फियर में आता है। Then T for thermosphere and E for exosphere. Okay, so troposphere, first के 3, tro means troposphere, यहाँ पे S means stratosphere, M means mesosphere, I means ionosphere, T means thermosphere and E means exosphere। तो ये लर्न कर लो और इसको अच्छे से डिवाइड ब्रेक समझ लो कि ये ब्रेकअप कैसे कैसे होगा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो ट्रॉस माइट यूज दिस कीवर्ड टू लर्न ऑल दीज 5 लेयर्स। Now let's go on to the next topic, that is, so now let's learn about troposphere. It is the lowest and the densest part of the atmosphere. As I said, सबसे पहले लेयर एटमॉस्फेयर की है ट्रोपोस्फियर, और ये सबसे लोएस्ट और डेंसेस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ यही एक लेयर है जिसमें क्लाउड्स, रेन, हेल, स्नो, जो भी आपको जैसा भी वेदर एटमॉस्फेयर मिल रहा है ना, वो सारी इस ट्रोपोस्फियर में है। क्योंकि ट्रोपोस्फियर के बाद किसी भी लेयर में ना क्लाउड्स है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, थंडर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको बाकी क्लाउड्स बाकी लेयर्स में। तो यही ट्रोपोस्फियर जिसमें लिविंग चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर ऑल वेदर चेंजेस अकर यहाँ पर होते हैं। क्लाउड, स्टॉर्म, रेन, स्नो एक्सेट्रा सब इसी लेयर में होता है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट।
तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज होती है. ओनली पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ. सो दिस इज द ओनली लेयर. पूरे एटमॉस्फेयर का सिर्फ यही एक हिस्सा है ट्रोपोस्फियर जो हमारी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है, क्योंकि बाकी लेयर्स में क्लाउड्स नहीं है, वेदर नहीं है. तो अगर वेदर नहीं होगा तो लिविंग नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस ही नहीं रहेगा फिर एनवायरनमेंट में. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लेयर, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर. सो दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो ये लेयर के सबसे सेकेंड लेयर है, पूरी एटमॉस्फेयर का सेकेंड लेयर है. सो दिस लेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर चेंजेस. तो यहाँ पर एज आई सेड कि ट्रोपोस्फियर से वही एक लेयर है जिसमें क्लाउड्स और बाकी वेदर फिनोमेना अकर होते हैं. बाकी किसी भी लेयर में ना वेदर है और ना क्लाउड्स है और ना बाकी वेदर कंडीशंस है. सो ये it provides ideal conditions for large jet planes to fly. So as you can see, जो आपको हवा में कभी कभी जो वाइट सा दिखता है सर्कल में वाइट सा, दैट्स नॉट अ रॉकेट और समथिंग, आप कुछ भी समझ लेते हो उसे. वो इसीलिए है क्योंकि वो लार्ज जेट प्लेन्स है. तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये वाइट सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से. एंड सो यू कैन सी दिस वाइट सर्कल. बट अगर आप नॉर्मल प्लेन में जाओगे तो वहाँ पर आपको जब आप आसमान में देखोगे तो सर्कल्स वैसे वाइट सा एकदम क्लाउड के फॉर्म जैसा कोई सर्कल एक लाइन दिखती है कि यहाँ से कुछ पास हुआ है या कुछ पास हो रहा है, तो वो लाइन से लीव करके जा रहा है. तो वो आपको ट्रोपोस्फेयर में बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में जो हम एयरप्लेन से जो इधर से उधर जाते हैं, जैसे अगर हमने मुंबई से दिल्ली गए तो जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम नॉर्मल एयरप्लेन में जाएंगे जो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक ही जाता है. लेकिन जो लार्ज जेट प्लेन्स है, जो फाइटर प्लेन्स है और जो भी दूसरे कंट्रीज़ में आती जाती रहती है, वो वैसे प्लेन्स जो वो आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन ये सब वो जो छोड़ के जाएगी ना वो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो लार्ज जेट प्लेन्स वही है जो ये करती है. सो यू कैन सी योर इमेज. यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये जो वाइट सा धुआं दिख रहा है आपको, ये तो ऐसा सा एक तो वैसा सा स्ट्रिप जैसा चीज़ वो ऐसी जेट प्लेन्स लीव करती है. सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रेटोस्फियर. यहाँ पे सबसे मेन थिंग है कि जो लेयर है वो फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर चेंजेस है. और stratosphere also has an ozone layer which is very important. We will learn in the later half of the chapter ozone layer के बारे में, which protects the earth from harmful ultraviolet radiation from the sun. This is a very basic thing कि जो ozone layer है वो हमें harmful sun की ultraviolet rays से protect करता है. So the stratosphere, उसमें ozone layer भी आता है. So very important to learn. Please, ozone layer is very important. तो इसको लर्न करना मत भूलना, दैट द स्ट्रेटोस्फीयर हैज ओजोन लेयर एंड द सेकंड थिंग इज इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर चेंजेस. नाउ वी कम टू मेसोस्फीयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट हैज टेम्परेचर ऑफ -90 डिग्री सेल्सियस. तो इस लेयर में सिर्फ यही खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, -90 डिग्री सेल्सियस. यू कैन सी हियर. तो सबसे लो टेम्परेचर मेसोस्फीयर का है. इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, तो मेसोस्फीयर ही इसमें यही दिया गया कि मेसोस्फीयर इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. मेसोस्फीयर के बारे में इतना डिटेल में अभी यहाँ पे लर्निंग के लिए नहीं है. वी गो टू द नेक्स्ट लेयर इज़ द थर्मोस्फीयर. सो दिस लेयर इज़ द फोर्थ लेयर. थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड आइनोस्फीयर. Thermosphere is also called as ionosphere, where electrically charged particles called ions are found. So यहाँ पर electrically charged ions भी found किए जाते हैं. So this is thermosphere. Thermosphere also ionosphere. Ionosphere से ions, अभी आप ionosphere को break करोगे ionosphere, तो ions से ions found होते हैं. तो these are electrically charged particles called ions are found. And these particles reflect radio waves back to the earth.
तो ये जो इस इन आयंस का काम क्या होता है, दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट विद रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। थर्मोस्फीयर के बारे में लर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्मोस्फीयर में बुक में जो है थर्मोस्फीयर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो आयनोस्फीयर है और जो थर्मोस्फीयर है, जो आयन्स है और जो कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये जो तीन चीज़ जो कीवर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आंसर में लिखने के लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन, आयन्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, तो इसको अपने आंसर में मेंशन करना मत भूलो। So these particles reflect radio waves back to the earth, which is very useful for wireless communication. Thermosphere also protects us from meteors and obsolete satellites as they burn when they enter the earth's atmosphere. तो इमेज की वजह से थोड़ा हाइड हो गया है, but still the words are same. So thermosphere also protects us from meteors and obsolete satellites. जो स्पेस में जो मीटर्स एंड ऑब्सोलीट सैटेलाइट्स है, दे समटाइम्स गो टू द अर्थ एंड दे बर्न व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर उसमें जब आते हैं तो वो बर्न कर सकते हैं, इसीलिए जो थर्मोस्फेयर है दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दीज मीटर्स एंड ऑब्सोलीट सैटेलाइट्स। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है इसलिए ऐसा होता है। सो दिस इज़ अबाउट थर्मोस्फियर। सबसे ज़्यादा मेन इसमें यही पॉइंट है। जो अभी का आपके पास बुक है, जो अभी का जो 7th का स्टैंडर्ड है ICSE का, उसमें इतना सा ही रह रखा है, लेकिन व्हेन यू गो टू 8th 9th other standards you will have more to learn about these layers and many things will be connected to these 5 layers. So this is very important to learn. Now we come on to exosphere. So it is the last layer of the atmosphere. So exosphere is the last layer of the atmosphere. तो सबसे ज़्यादा लास्ट लेयर एटमॉस्फेयर की एक्सोस्फेयर है, क्योंकि इसके ऊपर कोई डिस्टिंक्ट अपर लिमिट नहीं है एंड इट गिव्स वे टू द इंटरप्लानेटरी स्पेस. सो दिस इज़ द लास्ट लेयर एंड गिव्स वे टू इंटरप्लानेटरी स्पेस. इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. This layer contains very small traces of gases like oxygen, nitrogen, argon and helium because the lack of gravity allows the gas molecules to easily escape into the space. So यहाँ पर बहुत small traces of gases like oxygen, nitrogen, argon and helium, ये सब traces contain है because the lack of gravity. तो जो बाकी जो molecules है वो escape कर जाते हैं space में, क्योंकि gravity कम reach होती है वहाँ तक. So gravity is less and that is because सिर्फ इतने ही ट्रेसेस होते हैं, वो भी बहुत लेस अमाउंट में. सो दिस इज़ अबाउट एक्सोस्फियर. नाउ लेट्स गो टू द कंपोजिशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. सो एटमॉस्फियर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. सिर्फ यहाँ पर लेयर्स ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर के बहुत सारे मिक्सचर है, गैसेस है. So there is nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, other gases, water vapor. ये सारे gases contain है. इससे भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन यही है जिसके बारे में लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. You should know about all these gases. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है. Then comes the oxygen, which is very important for living beings. And then it is argon. That is कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस में आते हैं जेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन. कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे कंटेन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम डिफरेंटली काउंट करते हैं. वो भी इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड को काउंट करना, क्योंकि वो भी एक फैक्टर है हमारे लाइफ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स द वाटर वेपर. वाटर वेपर भी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये जेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, इनके बारे में इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बट आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वी नीड टू नो अबाउट दीज ऑल. एंड टोटल में इन जेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, इनका टोटल में अदर गैसेस में टोटल करके ये आता है. तो ये टोटल लर्न करना इम्पॉर्टेंट है. सो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ वाटर, कंपोजिशन ऑफ एयर एंड इम्पॉर्टेंस. Okay, importance of water vapor and dust in the atmosphere. Importance of water vapor and dust in the atmosphere. Importance of water vapor and dust in the atmosphere. Water vapor is the source of all clouds and precipitation. So जो water vapor है, it is the source of all clouds and precipitation. Water vapor like carbon dioxide
has the ability to absorb heat energy. सो वाटर वेपर है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसकी एबिलिटी है. जो प्रेसिपिटेशन है, वाटर वेपर है, इन सब के बारे में ये जो टर्म्स है, ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में आपको आगे भी लर्न करने को मिलेगा. इसलिए ये सब पहले लर्न करके अच्छे से रखें so that it's easier for you afterwards. So water vapor is source of all clouds and precipitation. Very important that it's the source of clouds and precipitation, and then it has carbon dioxide, and that has the ability to absorb heat energy. Then water vapor changes from one state to another. It absorbs or releases heat energy. This is very important for geography as well as physics. कि जब एक चीज़ एक water जो है, when it changes from one substance to another, one state to another, it absorbs or releases heat energy. तो या तो वो absorb करती है heat या तो वो release करती है. This is called latent heat. So this is the source of all weather phenomena. So this latent heat is very important for physics as well as geographical terms. So you should learn about this latent heat, and this is very important, importance of water vapor and dust in the atmosphere. So learn this thoroughly. Now we go on to the next thing, that is role of dust. Dust interprets and reflects incoming insolation. तो जो dust है, it interprets and reflects incoming insolation. Some dust particles act as a surface on which water vapor may condense. This function is basic to the formation of clouds and foam. तो ये जो function है dust का, वो क्या ये function जो उसका जो outcome है वो क्या होता है? The outcome is formation of clouds and fog. Sorry. तो जो weather है, in this weather dust is a very important factor beside water vapor. So dust में ये dust also contributes to the red and orange color of sunrise and sunset. तो सनराइज और सनसेट जो आप देखते हो शाम को, वहाँ पे कुछ अलग अलग कलर्स होते हैं आपको. यू कैन सी डिफरेंट कलर्स लाइक ऑरेंज, रेड, ग्रीन, और यू कैन समटाइम्स सी पर्पल एंड पिंक ऑल्सो. तो ये वाई दिस हैपन्स? बिकॉज ऑफ डस्ट. सो जो डस्ट है, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट. So these are the 3 points for the dust, and these are very important because it will come later also in your standard 8th, 9th and 10th. So you should learn about this very nicely. Importance of atmosphere. So the atmosphere है, what is its importance? It protects us from the harmful solar radiation. तो जो harmful solar radiation है, that the ultraviolet rays from the sun, it protects us from that. If there was no atmosphere, क्या होता अगर atmosphere होता ही नहीं? Then look, then there would have been extremes of temperature between day and night. डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती, बहुत चिलिंग फ्रीजिंग ठंडी होती. तो इसीलिए एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू दिस टेम्परेचर, वेदर फिनोमेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So the daytime temperature would be very high and the nighttime temperature would be very low. Because this would happen if there would be no atmosphere. There would be extremes of temperature between day and night. So this is very important. ऐसा question आ सकता है, give reason why the temperature, no, not give reason, but it can come question like what if there was no atmosphere? So then you will have this answer that there would be extremes of temperature between day and night, and the daytime temperature would be very high and the nighttime would be very low. Now the heating up of the atmosphere. So the atmosphere would heat up very much to different temperature, produces circulation in the atmosphere into winds and precipitation, rain, hail and snow. So the atmosphere comes to the heating up of the atmosphere to different temperature, which produces circulation in the atmosphere. It leads to winds and precipitation. तो ये different temperatures का produce होना और जो circulation है इस temperature का, winds का, ये सब का, it causes winds and precipitation in form of rain, hail and snow. The carbon dioxide and water vapor in the lower layers of the atmosphere absorb the heat radiated from the Earth's surface and keep the atmosphere warm even during the night. This is known as greenhouse effect. Very, very, very important point. Now the carbon dioxide and water vapor in the lower layers of the atmosphere absorb heat radiated from the Earth's surface.
सिर्फ सन से ही रेडिएशन नहीं मिलती है, अर्थ से भी एक रेडिएशन एमिट होती है विच इज़ देन एब्जॉर्ब्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एंड इससे क्या होता है, इस एब्जॉर्प्शन से क्या होता है दैट द अर्थ सरफेस रात को भी उतना ही वार्म होता है, वो उतना ही वार्म रखता है जितना दिन में, नॉट दैट मच वार्म बट या इट कीप्स द नाइट्स वार्म सो दैट कि नाइट ज़्यादा ठंडी ना हो जाए और दिन बहुत गर्म ना हो जाए। सो दैट्स वाई इट हेल्प्स इन दिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, very important, it will come after later also in your standard, in your other chapters, very important, so learn this very thoroughly। ये last point तो बहुत ही ज़्यादा important है। Now let's study about global warming। global warming तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, you have heard it from childhood about global warming, you must have done many activities, many presentations, many things on global warming। So solar energy is intercepted by the earth, at the same time earth radiates energy into outer space। so जब solar energy is intercepted by the earth means the energy is taken by the earth, at the same time earth radiates energy into outer space। तो जब अर्थ लेता है हीट एनर्जी तब वो वापस एमिट भी करता है आउटर स्पेस में। The balance between the sun's heat and reaches the surface and the heat radiated by the earth into the space determines the temperature of the earth। तो ये जो रेडिएशन है, जो एमिशन है ऑफ हीट एंड हीट का जो हीट है उसे लेना और उसे वापस एमिट भी करना, this keeps a balance between the sun's heat and the earth temperature of the earth। According to some climatologists, the temperature of the earth is increasing at an alarming rate as a result of human activities like reckless cutting of trees, burning of vegetation, excessive use of fossil fuels, pollution, increase in carbon dioxide and other harmful gases। तो ये सब आप you know about all these, but still I don't know why people ये सब करते हैं। So these are the main reasons for global warming, and you need to learn about the examples: the burning of vegetation, excessive use of fossil fuels, pollution, etc. Now comes the definition, which is very important. You need to learn this definition. It is an increase in average temperature of the earth due to the greenhouse effect। So global warming is the increase in the average temperature of the earth due to greenhouse effect। Importance of atmosphere, control of global warming। So how should we control? अभी पता तो चल गया कि global warming है क्या, but now how should we control it? To decrease the greenhouse gas, the best way to solve it would be to use alternative sources of energy such as wind, hydroelectricity, geothermal, solar, tidal power that do not produce carbon dioxide। Now comes the effects of global warming, heat waves and fluctuating weather। तो जो heat waves है and the fluctuating weather, the warm trends of the earth's climate are causing severe and frequent heat waves and hotter summers, leading to more incidents of heat related illness। तो जो warming है earth का, क्योंकि बहुत सारा heat waves है, hot summers है, इनकी वजह से heat की वजह से बहुत ज़्यादा illness आ जाती है in all human beings and everything dries up, etc. Ocean warming, sea level rise and coastal flooding। So warmer temperature leads to the melting of glaciers। जो warm temperature होगा तो glaciers melt होने लग जाते हैं। As a result there is a rise of global sea level। तो जो sea level है वो rise हो जाते हैं and the lowland and coastal regions are filled with water। Glacier melting, over the last 150 years the majority of mountain glaciers have been shrinking। Many glaciers at low altitudes have disappeared। जो छोटे छोटे glaciers थे वो तो disappear हो गए because everything went down। As the glaciers continue to shrink, summer water flow will increase significantly, disrupting supply of water for irrigation industries and domestic uses। So my throat is just drying up right now, so don't mind if I stop in between or something happens। Arctic and Antarctic warming, for the past few decades
Canada, Alaska, Siberia, Antarctica have been experiencing warming and melting of permafrost and forcing reconstruction of roads, airports, buildings and landslides are becoming common. And the next is spreading of tropical insect diseases due to higher temperature, which allows the breeding of mosquito that transfer diseases of malaria and डेंगू. तो क्योंकि हाई टेम्परेचर होते हैं तो मॉस्किटो ब्रीड करते हैं और ब्रीड के जिससे बहुत सारा डिजीज़ फैलता है, जैसे वो आपको काटता है, हमें काटता है, तो उससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलती हैं. Then we come on to coral bleaching. It is a loss of algae from the coral resulting in the whitening of the corals, which is indicative of death of corals. Then downpours, heavy rainfall and flooding. जो heavy snowstorms होते हैं, precipitation leads to flooding and damages. तो ये जो heavy snowstorms होते हैं, precipitation होते हैं, इनकी वजह से flooding और बहुत ज़्यादा damages होते हैं. Drought and fires, earlier spring arrival. Spring now arrives early in many parts of the world. Rivers and lakes are melting earlier, plants are blooming earlier, animals are laying eggs earlier. Also, this is causing animal migration, causing imbalance among species. So these are the effects of global warming. Now we come on to control of global warming. जो ये इफेक्ट्स है उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर लर्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक किस किस का पॉइंट का किस किस का कॉन्सिक्वेंसेस है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट यू नीड टू लर्न. बट उसके अलावा इन इफेक्ट्स के अलावा बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ द मेन थिंग दैट यू शुड लर्न. Now let's come on to the control of global warming. To decrease the greenhouse gases, the best way to solve it would be to use alternative sources of energy such as wind, hydroelectricity, geothermal, solar, tidal power that do not produce carbon dioxide. तो ताकि ग्रीन हाउस गैसेस डिक्रीज हो, तो जो बेस्ट वे है सॉल्व करने के लिए वो है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट इज़ विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, जियोथर्मल, सोलर, टाइडल पावर एंड दैट डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सारी जो एनर्जी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, they do not produce carbon dioxide, and that's why they help in decrease of carbon greenhouse gases. Okay, planting of trees reduce pollution. Since trees act as a carbon sink, so trees they absorb carbon dioxide and release oxygen. So that's why planting more and more trees would control global warming. Reduce livestock population, reduce methane emissions from paddy cultivation livestock. Imposition of heavy penalty on vehicles causing air pollution. Reduction in application of nitrogenous fertilizers too can contribute a lot. तो ये सारी चीज़ें हैं that you need to learn. These 4 points are must to learn. You can learn 3 from these 4, any 3 or any 2. That is your choice. So this is very important. तो जो heavy vehicles है जिसमें बहुत ज़्यादा pollution देता है, आपको if you have vehicle you may have know कि तुम्हें पता होगा कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है, जो आपके पेरेंट्स हैं, they have that vehicle check, the pollution check. If the vehicle doesn't have the pollution check or the vehicle check, I don't know the name properly, जिसमें pollution check होता है कि pollution कितना ज़्यादा vehicle emit कर रहा है. If you don't do that, you can have jail, you can have penalty, not jail but you can have penalty. You can have penalty, okay, चालान लग सकता है. तो ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है that you should have check on your vehicle pollution and you should fix करना चाहिए उसे. Reduction in application of nitrogenous fertilizers too can contribute a lot. So reduction in application of nitrogen fertilizers can contribute a lot for control of global warming. So these are the 4 points for control of global warming. Now, major sources of greenhouse gas. Carbon dioxide caused by burning of fossil fuels, deforestation, respiration of living organisms. So carbon dioxide is caused by burning of fossil fuels, deforestation, respiration of all living organisms. Methane from wetlands, anaerobic decomposition of organic waste, nutrients for oxide from natural soils, fertilizer and fossil fuels. तो ये सारे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है. सो यू नीड टू लर्न दिस.
सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ to the atmosphere and most radiation is absorbed by the earth's surface and warms it. Infrared radiation is emitted by the earth's surface. ये जो इसके बारे में डिटेल में you will learn in 9th standard, so you need to know about this in detail. Okay, so let's go on to ozone layer. As I said, you will learn about ozone layer, so we need to learn about this ozone layer factor. This is very important. So most of the atmospheric ozone is concentrated in the upper part of the stratosphere. Ozone is formed when ultraviolet rays of the sun split oxygen molecules in stratosphere. So जो बहुत ज़्यादा atmospheric है वो concentrated है upper part of the stratosphere में. तो ozone is formed when ultraviolet rays of the sun split oxygen molecules in stratosphere. तो जब जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में जब स्प्लिट करता है तो वो फॉर्म करता है ओजोन लेयर. द ओजोन लेयर अब्सॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम द सन which would otherwise severely harm all living beings. It can burn the whole planet, the whole earth. This is very important. As I said कि जो अर्थ से, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है, जो सन की जो डायरेक्ट रेस आती है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द प्लानट, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर बना है जो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे ही वो रीच करती है अर्थ को. ओजोन लेयर इज डिक्रीजिंग एंड अ होल इन द ओजोन लेयर इज डिटेक्टेड ओवर द एंटार्क्टिक. दिस इज़ वेरी वेरी बैड दैट द एंटार्क्टिक में ऑलरेडी एक होल क्रिएट हो चुका है. As a result of this, the ultraviolet rays can now penetrate into the Earth's lowest layer to some extent, and excessive radiation can cause skin cancer, cataract, reduced immunity. तो ये सब consequences है when there will be excessive radiation in the atmosphere. So ozone layer is very important layer. Causes of depletion of ozone. The chlorofluorocarbon CFCs, तो ये बहुत important है. Continuous release of CFC plays a major role in the depletion of ozone layers. तो ये बहुत ज़्यादा major role है that causes the depletion of ozone layer. The CFC are used as cooling fluids in refrigerator and air conditioners. इसका जो full form है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये लर्न करना बहुत important है. तो जो CFC है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? It is used for cooling fluids in refrigerator and air conditioners. Okay. सो आप जो एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेटर्स है, उसमें ये CFC यूज़ होता है. जो तो आपको जो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करने के लिए आप रखते हो वो कैसे ठंडा होता है? क्योंकि इसमें CFC होता है. इट एक्ट्स एज अ कूलिंग फ्लूइड. तो जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है उसी की वजह से आपको जो कूल एयर मिलती है वो CFC की वजह से मिलती है, which is very harmful for our environment. Pollution by air traffic. The environmentalists apparent that nitrogen oxide emitted by large number of airline jets may cause destruction of the atmosphere ozone layer. Radioactive substances like uranium, thorium are responsible for ozone depletion. Nitrogen fertilizers, smog, leak gases from industries and forest fires have devastating effects on ozone layer. So these are very important things that you need to learn. ये पूछा जा सकता है write 3 or 2 points on depletion of ozone layer. So you need to learn this, especially the first one, the chlorofluorocarbons. Okay. Then the radioactive substances, that is also very important. Thank you. So मेरी एनर्जी बहुत लो हो गई थी एंड में, लेकिन आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट. अगर आप यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर व्यू. My throat is just drying now, so that's why I may have fumbled in between. So please don't mind that, and please वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना योर व्यूज़ और योर सजेशंस. एंड थैंक यू. दिस PDF link will be there in my description box. So if you want to read the whole PPT, you can go through my description
I'll send the PDF link in that. Thank you.